तृतीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत एशिया महाद्वीप के अपवाह तंत्र का शेष बचा हुआ भाग। हमने एशिया महाद्वीप के 5 कुल अपवाह तंत्रों के बारे में पिछले वीडियो में सुना। शेष 3 बचे हुए क्षेत्रों के बारे में विवरण आज प्रस्तुत है। तो एशिया महाद्वीप के 5 प्रमुख अपवाह तंत्र जिनके नाम हमें याद रखने हैं। पहला हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र, दूसरा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, तीसरा आर्कटिक महासागर क्षेत्र, चौथा आंतरिक अपवाह क्षेत्र और 5वां भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र। इनमें से 2 अपवाह क्षेत्रों के बारे में विस्तार से विवरण पिछले वीडियो में आपको प्राप्त हुआ है। शेष 3 यानी आर्कटिक महासागर अपवाह क्षेत्र, आंतरिक अपवाह क्षेत्र और भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। तो आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र का विस्तार एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में है। यह सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है। यहाँ पर ओबे, येनिसी और लीना आर्कटिक महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ एशिया के विशाल उत्तरी मैदान से बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। आर्कटिक सागर के अधिकांश भाग में वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। अधिकांश भागों में हिमाच्छादित होने पर नदियां मुहानों पर गिरने से पहले फैल जाती है, जिसके कारण नदी बेसिन व समुद्र तल के पास में दलदल बन जाते हैं, अर्थात नदियों के मुहाने व निचले भाग बर्फ से जमे रहते हैं, जिससे इन नदियों का जल आगे नहीं जा पाता एवं वहीं पर आसपास फैल जाता है। नदी बेसिन और समुद्र के समीपवर्ती भागों में कई प्रकार के दलदल बने हैं। वर्ष भर हिम से आच्छादित रहने के कारण इस क्षेत्र में कोई भी विशेष बंदरगाह नहीं है। इस कारण इस क्षेत्र का आर्थिक दृष्टिकोण से या समुद्री मार्गों के दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार विषम जलवायु पाए जाने के कारण इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व भी अत्यधिक कम है। ये था हमारा आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र। उसके बाद चौथे नंबर पर है आंतरिक अपवाह क्षेत्र। यह प्रदेश एशिया के मध्यवर्ती भाग में अनातोलिया पठार के पूर्व में मंचूरिया तक फैला हुआ है। आमू दरिया और सर दरिया इस अपवाह क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। ये दोनों मुख्य नदियां अरल सागर में गिरती है। इली, चू, खोतान, तारिम अन्य प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां बाल्कस झील में गिरती है। इस अपवाह क्षेत्र की नदियों का अस्तित्व वर्षा पर निर्भर है, अतः इन नदियों को पर्याप्त जल प्राप्त हो जाता है तो ये नदियां आंतरिक सागरों और झीलों में गिर जाती है। यदि इन नदियों को पर्याप्त जल नहीं मिल पाता तो ये नदियां रेतीले, शुष्क, मरुस्थलीय क्षेत्रों में विलीन हो जाती है। इस अपवाह क्षेत्र की नदियां कैस्पियन सागर और अरल सागर में गिरती है। एशिया के प्रमुख आंतरिक जल स्रोतों का वर्णन यदि हम देखें तो उनमें पहला है मृत सागर, डेड सी। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में खारे पानी की यह झील इजराइल और जॉर्डन देशों के बीच विस्तृत है। इसकी सतह समुद्र तल से 408 मीटर नीची है। इस प्रकार यह पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है। याद रखना है हमें, यह पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है। यह झील 80 किलोमीटर लंबी और 18 किलोमीटर चौड़ी है। महान भूभ्रंश घाटी के उत्तरी भाग पर इस झील का विस्तार है। जॉर्डन नदी में जल इस झील के आकार में मिलता है। मृत सागर पोटास, ब्रोमीन, जिप्सम, नमक और अन्य रासायनिक पदार्थों का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसा माना जाता है कि मृत सागर में कुर्सी लगाकर बैठने के बाद भी आदमी उसमें डूबता नहीं है, क्योंकि जो TDS है, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट है, उनकी मात्रा सर्वाधिक है। नंबर 2 पर आंतरिक जल स्रोत में आता है कैस्पियन सागर। विश्व की खारे पानी की यह सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। इस झील के पश्चिमी भाग पर अजरबैजान और रूस, उत्तरी और पूर्वी भाग में कजाकिस्तान, पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण में ईरान देश अवस्थित है।
इस झील की लंबाई 1210 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई 210 से 436 किलोमीटर है। इस झील का पूर्वी तट खाड़ियों से युक्त है, जिसमें क्रॉस्नोवॉस्क, गोर्बोजोकोल खाड़ियाँ उल्लेखनीय हैं। इसके उत्तर में आकर मिलने वाली नदियों में वोल्गा, यूराल, हेम और पूर्व दिशा में अत्रक और गोरगोन नदियाँ और पश्चिम से कूरा नदी प्रमुख रूप से मिलती है। कैस्पियन सागर अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा बाल्टिक सागर, श्वेत सागर और काला सागर से जुड़ा हुआ है। टोनले सैप झील तीसरे नंबर पर। पश्चिमी कंबोडिया में स्थित यह झील दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी झील है और टोनले सैप झील नदी का जल इस झील में आकर गिरता है। मानसून काल में इसका विस्तार अधिक हो जाता है और मछली पकड़ने की दृष्टि से इस झील का आर्थिक महत्व है। जापान की कुछ झीलें। मध्यवर्ती होन्शू पर सेंट लेक बीवा, होन्शू पर इनावशिको, सुवा और वीवो दरीरी झीलें हैं। होन्शू में तोबाढ़ा, आसी और होकोडो में कुचिरो आदि ज्वालामुखी से निर्मित झीलें हैं। ये आंतरिक जल स्रोत का क्षेत्र। पांचवा और अंतिम भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र। इस अपवाह क्षेत्र में कोई विशाल नदी नहीं है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां बहुत छोटी है। तुर्की से निकलने वाली मनीष और मेडेरिस, सीरिया की ओरंटोस नदियां इस अपवाह क्षेत्र में बहती है। ये नदियां भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। एशिया के दक्षिणी पश्चिमी देशों की नदियां भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। इस अपवाह क्षेत्र का विस्तार टर्की, साइप्रस, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन आदि देशों तक है। इस प्रकार एशिया महाद्वीप का यह अपवाह तंत्र का संपूर्ण विवरण 2 वीडियोज़ में आप के समक्ष प्रस्तुत है। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों और दर्शनीय नदियों के क्षेत्रों, उनके विहंगम दृश्यों के साथ मैंने प्रयास किया कि यह जो अध्याय है, यह अध्याय आपके लिए पूर्ण होता है। अगले शेष समय जो हमारा तीसरा विषय अध्याय रहेगा, जलवायु से संबंधित रहेगा, उसके संबंध में बाद में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।